नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने परिवार में। तो आज हम शुरू करेंगे उसके आगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि 25 अक्टूबर तक हमें लगभग 20,000 क्वेश्चन करने हैं पिछले विगत वर्षों के या लास्ट ईयर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो PDF है वहाँ उसमें एक साइड में सन दिए हैं, एक साइड में क्वेश्चन दिए हैं और उसके आंसर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम होगी 32% और 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 42% है। 2009 में पूछा गया प्रश्न। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन था निगम कर या GST निगम कर 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता निगम कर, आयकर छूट नहीं है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना 2008 में क्वेश्चन आया था। सेनवेट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई है निगम कर से वर्तमान GST से। निगम क्षेत्र की आय से संबंधित नहीं है सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल संघीय सरकार के लिए होती है सीमा शुल्क और निगम कर। आगम का सबसे बड़ा स्रोत है GST, एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्य के साथ बांटा जाता है। उत्पाद कर, आय पर उपकर और तटकर। 2003-4 में पूछा गया प्रश्न। प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक अनुपात रहा राजकोषीय घाटा का। 2008 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रत्यक्ष कर है संपदा कर, आय कर, वह कर जो संघ द्वारा लगाया जाता था वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, ठीक है, आय पर कर। वर्ष 2013-14 में संघ सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत है सामूहिक कर, वर्तमान में GST। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व में होगा वह है संपत्ति कर। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया। इस उपकर की दर क्या थी? 0.5% या कह सकते हैं 0.50% प्रतिशत। यूपी लोअर प्री में आया है GS 2015 के क्वेश्चन में सेट में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह बराबर होगा राजकोषीय घाटा के। हाल के वर्षों में संघ सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट, भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम होती है आगम रेवेन्यू व्यय। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर को जाना जाता है सीमा कर के नाम से। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान रहा राजकोषीय घाटा UPPCS 2002 में, और यही 2006 में पूछा गया था। लास्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया 5.1% और 2022-23 के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 6.4% है। वर्ष 1995-96 केंद्र सरकार की आगम आय में तट कर और उत्पाद कर का योगदान था 42%, वहीं 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 25% है। वर्ष 1996-97 संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया सकल घरेलू उत्पाद का 5%। 1996 ऊपर वाला 97 पूछा गया था। इतना लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। अगर आप यही करके जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें PCS की परीक्षा में मिलेंगे देखने को। संघीय बजट 2011-12 में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया ऊर्जा पर
13 फरवरी 2014 को लगातार 6वीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया जम्मू तथा कश्मीर ने। समयावधि 2008-10 के मध्य केंद्र सरकार के चालू खाते में से व्यय का सबसे बड़ा मद रहा ब्याज भुगतान का 2010 में पूछा गया प्रश्न। संघ बजट 2010-11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित वर्ष जीडीपी का 5.5% था 2010-11 में, वहीं 2019-20 में 3.3% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। 2008 में 12वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 तक केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए 0। 2008 में पूछा गया। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था 2003 में। 2008 में पूछा गया। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा ब्याज की अदायगी। 2006 में आया हुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से भारत ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। 2004 में पूछा गया प्रश्न। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान रहा राजकोषीय घाटा। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई 49% और वर्तमान में है 74%। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे YV रेड्डी और 15वें हैं NK सिंह। UPPCS 2016 में पूछा गया प्रश्न। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिवर्ष हिस्सा है 3.5%, वहीं 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42% है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है। तट कर। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? करों तथा राज्य व केंद्र में बंटवारा। भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सर्जित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संतुति करते हुए सर्वाधिक भार दिया है जनसंख्या पर, और 14वें में 50%। वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की समयावधि है 2010 और 15। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय राजस्व को राज्यों में बांटने हेतु संस्तुति की गई है 32% और 14वें में 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्य संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए था 76%, जबकि 2018-19 में 68% था। 12वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों के हस्तांतरित किए जाने वाले हिस्सेदारी योग्य कर संग्रह की मात्रा निर्धारित की गई 30.5%। UPPCS 2007 और 4 में पूछा गया प्रश्न। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। UP UDA LDA प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न। 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होगा 29.5%। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है
अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्दे छुपाकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रास्फीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने का प्रतिशत प्रकाशित करने का दायित्व है। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए प्रकाशित करने का दायित्व है केवल वित्त मंत्रालय का। जो क्वेश्चन पूछा गया है 2010 और 2010 में 2 बार पूछा गया है, पीसीएस की परीक्षा में और यूपीयूडीए एलडीए में। घरेलू सकल उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहा 2007-8 में और वर्तमान में 8.5% है। 2009-10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रही की संख्या थी 114। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्ययों का सर्वप्रमुख मद है ब्याज भुगतान करना। 13वें वित्त आयोग द्वारा यह प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों के संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2014-15 तक होना चाहिए 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत 1998-99 के पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत धनात्मक हो गई 2003 और 4 में। 2006 में पूछा गया प्रश्न। संघीय बजट 2005-6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था उत्पाद कर, वर्तमान में जिसे जीएसटी कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्षों के बजट का प्रस्तुतिकरण 2004 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का घोषित किया जाना 1994 से। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। सेवा कर है एक प्रत्यक्ष कर। सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स से तात्पर्य है टोबिन टैक्स। 2008 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। वह कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा केंद्र एवं राज्यों में बांटे नहीं जाते वो होते हैं आयात निर्यात कर और निगम कर। मॉडवेट योजना का उद्देश्य कच्चे माल के स्तर में लगाकर अंतिम उत्पाद स्तर तक प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचने के लिए। यह क्वेश्चन आया 2007 की परीक्षा में। अब तीसरा आता है पॉइंट मुद्रा एवं बैंकिंग। वह समिति जो सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है रंगराजन समिति। 2023 की परीक्षा में पूछा गया। हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण है बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय जो है बड़ोदरा में है। कॉर्पोरेशन बैंक का मंगलोर में है। कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्त संस्था HIFA के गठन हेतु किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया था? तो कैनरा बैंक के साथ। यह यूपीपीसीएस माइंस इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया। भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सूची देखना है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। फर्स्ट में गवर्नर उनका कार्यकाल दिया हुआ है। यह क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस RO 2021 की प्री में।
डॉक्टर आई.जी. पटेल दिसंबर 1977 से 1982, डॉक्टर मनमोहन सिंह सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक, डॉक्टर सी रंगराजन 1992 से 1997, डॉक्टर सुब्बा राव 2008 से 2013 के बीच में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कथन जो मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। माल और सेवा कर असम में पूछा गया है। यूपीपीसीएस आश्रम में क्वेश्चन सेट में आया है। आरबीआई द्वारा बैंकों पर जुलाई 2021 के नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया 14 बैंकों पर। कितनी बैंकों पर? 14 बैंकों पर लगाया गया। यूपीपीसीएस जीआईसी 2021 में पूछा गया। बैंकों में उपभोक्ता की सेवाओं के सुधार को सुझाव देने के लिए किया गया था गोईपोरिया समिति का। नेक्स्ट 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति का प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक। 2021 में पूछा गया प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंकों जो इको रेप के रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो भारतीय स्टेट बैंक है जो इको रेप रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, प्रकाशित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का बाह्य सदस्य 2021 के नहीं है। माइकल देवत्ता पात्रा 2021 में पूछा गया प्रश्न। बेसल मानक संबंधित है बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में रुपयों की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ, डॉलर के मुकाबले वर्तमान में कमज़ोर हुआ। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई 1862 में। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विदेशी विनिमय दर स्थिरता। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित करता है वृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति प्रारंभ हुई थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए सी डी देशमुख हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी पूंजी को क्रय किया। भारत में विदेशी विनिमय संचय रखरखाव किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृत करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना। नेक्स्ट है गिल्ट इजेड में विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन नहीं है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, केवल 1 रुपये की नोट जारी नहीं करता है। जो आरबीआई बैंक है वो 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक पर। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है पीएलआर। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख सर्जन। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट निर्गमन के किस पद्धति के अनुसार करता है? न्यूनतम कोष पद्धति द्वारा। 2007 और 2004 में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपकी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, हम आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे 96 70 34 64 96 पे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।